गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जीके में एक दूसरा विषय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अदर सब्जेक्ट, जिसका नाम होगा भूगोल। तो भूगोल के हम दो भाग पढ़ते हैं, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। तो हम पहले पढ़ेंगे विश्व भूगोल और उसमें भी हमारा टॉपिक होगा सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम, सूर्य और उसके परिवार के बारे में, यानी कि सूर्य के ग्रह और उन ग्रहों के जो उपग्रह होते हैं या फिर उनके अवान्तर ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु या फिर पुच्छल तारे, तमाम इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आज जानने वाले हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम के बारे में। देखना सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम हम किसे कहते हैं? सूर्य और उससे संबंधित जितने भी ग्रह, प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स होते हैं उनके बारे में। तो जानते हैं सबसे पहले सूर्य क्या होता है। देखना ये सूर्य हाफ दिखाया गया इसमें। सूर्य एक प्रकार का तारा होता है, स्टार होता है, तारा या सितारा या स्टार। सूर्य एक प्रकार का तारा होता है जिसके संगठन में यानी कि जिसके कंपोजिशन में हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, जहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। देखिए नाभिकीय संलयन और विखंडन बहुत पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिस पर नाभिक मिलते हैं और उससे अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। तो सूर्य एक प्रकार का तारा होता है। हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो स्टार होगा तारा, वो सूर्य है। सूर्य के अलावा हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा साइरस डॉग या डॉग साइरस, जिसको हम एक डॉग साइरस भी कहते हैं, और ये सबसे नज़दीक का, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होगा। हमारे जो सूर्य के ग्रह होंगे, प्लैनेट्स, इनका बढ़ता हुआ क्रम सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार, जैसे बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम या कुबेर। ये प्लूटो 9वां ग्रह था। इसे आज की डेट में निकाल दिया गया, यानी कि सन 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये दोहरी गति करता है, ड्यूल मोशन। ये सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करता है और ये नेपच्यून के चारों ओर भी परिक्रमा करता है, यानी कि वरुण ग्रह के चारों ओर भी घूमता है। और दोहरी गति करने वाले आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं, यानी कि सैटेलाइट। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा होगा? वरुण, है ना। यम को हम ग्रह नहीं मानते या कुबेर को। तो सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मरकरी। तो बढ़ते हुए क्रम के अनुसार इंग्लिश में नाम क्या होगा इनका? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, है ना। तो ये कितने ग्रह हो जाएंगे? 8 ग्रह हो जाएंगे। अभी इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, प्लूटो के बारे में, यानी कि यम के बारे में। एक आप ये भी जान लीजिए, परिक्रमण या परिभ्रमण, और दूसरा घूर्णन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? रिवोल्यूशन पीरियड या रोटेशन पीरियड। मोशन अगर लगाएंगे तो गति हो जाएगा, रिवोल्यूशन मोशन एंड रोटेशन मोशन। तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है चारों तरफ, किसी के चारों तरफ, किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। जैसे घड़ी की सुई है, वो अपने एक्सिल पर घूमती है तो घूर्णन हुई, और वो किसके चारों तरफ घूमेगी? वो परिक्रमण हो जाएगा। जैसे आप ये मानिए कि हम साइकिल से, एक ट्रैक होता है सर्कुलर गोलाई में, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे एक रास्ता है, हमें साइकिल से चक्कर लगाना है, तो ये जो रास्ते पर हम घूम रहे हैं, ये तो क्या हो जाएगा? ये किसी बिंदु के चारों ओर, इसको तो हम क्या कहेंगे? परिक्रमण या परिभ्रमण, इंग्लिश में रिवोल्यूशन। ये तो रिवोल्यूशन हो जाएगा। और जब ये साइकिल के हम पेडल घुमाते हैं खुद ही, साइकिल की जो पेडल, उससे मोशन आएगी उसमें, वो क्या हो जाएगा? घूर्णन हो जाएगा, है ना। यानी कि अपने ही एक्सल के चारों तरफ घूमना। जैसे हम पेन को, इसे हम घुमा देते हैं, पेन ये तो क्या हो जाएगा? ये घूर्णन। और इसी के चारों तरफ किसी ऑब्जेक्ट के हम घुमाएंगे, ये क्या होगा? रिवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण। तो परिक्रमण और परिभ्रमण, है ना, ये तो दोनों एक ही शब्द हैं। घूर्णन अलग हो जाएगा, घूर्णन के लिए एक्सिल होना आवश्यक है। तो हर कोई ग्रह और उपग्रह भी ये घूर्णन गति भी करता है और परिक्रमण भी। परिक्रमण से क्या होगा? रिवोल्यूशन। परिक्रमण किसी के चारों ओर। तो सूर्य के चारों ओर बुध चक्कर लगाता है 88 दिन में, है ना। ये कितने दिन में चक्कर लगाएगा इसके चारों ओर? 88 डेज में, 88 डेज। तो 88 दिन को हम क्या कहते हैं? वर्ष की अवधि। ये क्या हो जाएगी? वर्ष। बुध सूर्य के चारों तरफ 88 दिनों में एक चक्कर लगाता है, यानी कि एक परिक्रमण करता है।
यह एक परिभ्रमण करता है। किस मोशन से? रिवोल्यूशन मोशन। ये पीरियड क्या कहलाएगा? रिवोल्यूशन पीरियड। और इसे ही हम क्या कहेंगे? ये बोलते हैं हम वर्ष। 88 दिन को हम क्या कहेंगे? वर्ष। ये ईयर हो जाएगा, यानी कि पूरा वर्ड जो होता है सोलर ईयर, सौर वर्ष। सूर्य के चारों ओर कोई आकाशीय पिंड चक्कर लगाता है, उस अवधि को हम क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। तो सबसे छोटा सौर वर्ष किस पर होगा? वर्ष वो बुध पर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो सूर्य के नज़दीक होगा वो सबसे कम अवधि लेगा, और जो सबसे अधिक दूर होगा उस पर वर्ष की अवधि सबसे अधिक होगी, है ना। तो एक बार फिर देखिए, एक तो सूर्य से बढ़ते हुए क्रम के अनुसार ग्रहों की स्थिति। नंबर 2, वर्ष की अवधि। अगर हम वर्ष की बात करते हैं तो वर्ष हम किसे कहते हैं? कि जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमने की अवधि को ही हम सौर वर्ष कहेंगे। तो सबसे छोटा सौर वर्ष किस पर हो जाएगा? बुध पर। कितने समय का होगा? 88 दिन का। ये 88 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, जिसे हम क्या कहेंगे? सौर वर्ष कहेंगे। दूसरा, इसके बाद आता है फिर शुक्र, यानी कि शुक्र पर बुध से भी अधिक अवधि का ये होगा वर्ष, है ना। और नंबर 3, अर्थ। जैसे अर्थ पर होता है 365 दिन का, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। और अपनी धुरी पर पृथ्वी कितने समय में घूमती है? ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर लगाती है, जिसको हम एक दिन कहते हैं या सौर दिन कहेंगे, सौर दिवस, है ना। तो 2 गति करते हैं, बुध भी 2 गति करेगा, हमारी पृथ्वी भी जैसे 2 गति करती है ना। अपने जो अक्षिल पर चारों तरफ घूमती है, इसको तो घूर्णन गति। और जो सूर्य के चारों ओर ये घूमती है, इसको हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल, 365 दिन। तो सूर्य का वर्ष कितने? हमारी पृथ्वी का वर्ष क्या होगा? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। उस अवधि को हम क्या कहेंगे? वर्ष, सौर वर्ष। तो पृथ्वी का सौर वर्ष सामान्य कितना हुआ? 365 दिन। और प्रत्येक चौथे वर्ष उसमें एक लीफ वर्ष जोड़ते हैं, यानी कि 4 वर्ष को 5 घंटे को अगर हम 4 से गुना करते हैं, 5 चौक 20 घंटे वो मिल जाएंगे हमें, प्लस मिनट को और सेकंड को जब जोड़ते हैं तो पूरे हमें 24 घंटे मिलते हैं। इसलिए हम एक दिन मान लेते हैं। ये तो हम रीजनिंग में पढ़ेंगे, आगे की बात है फिर। एक तो आपको याद रखना है कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में इनका क्या क्रम है ग्रहों का, सभी का। और इसके हिंदी नाम और इंग्लिश नाम बहुत पूछे जाते हैं। आजकल ये इंग्लिश नाम पूछने लगे हिंदी में लिखकर। तो सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। सबसे दूर का ग्रह कौन सा होगा? वरुण, यानी कि नेपच्यून। और ये आता है इसमें कि आंतरिक ग्रह कौन से और बाह्यतम ग्रह कौन से हैं। तो जो शुरू के 4 ग्रह होते हैं इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। यहाँ तक हम क्या कहेंगे? ये तो इनर प्लैनेट्स, यानी कि आंतरिक ग्रह। और जो बाहर के हो जाएंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये लास्ट के 4 क्या होंगे? नेपच्यून तक, यानी कि वरुण तक, ये हो जाएंगे बाह्य ग्रह, है ना। आउटर प्लैनेट्स और ये इनर प्लैनेट्स। तो आउटर प्लैनेट्स में सबसे आंतरिक ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। और यही पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह। तो इनर प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? शुरू के 4 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और आउटर कौन से हो रहे हैं? यानी कि बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा हुआ? बुध। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है शुक्र। सूर्य के सबसे नज़दीक, नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, ये तो हो जाएगा मरकरी। और नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ, ये हो जाएगा वीनस। तो शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक का, और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है। जबकि अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो बुध के बाद शुक्र और शुक्र के बाद पृथ्वी का तीसरा नंबर आता है। तो एक तो हमें याद रखना है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का क्रम, उसके हिंदी और इंग्लिश में नाम, और रिवोल्यूशन और रोटेशन आपको अभी बताया, क्योंकि इनसे दिन रात, घूर्णन गति से क्या होता है? घूर्णन अवधि से, इससे तो दिन रात होते हैं, दिन या रात। अच्छा, परिक्रमण से क्या होता है? इससे वर्ष होता है। घूर्णन गति से दिन रात होंगे, परिक्रमण या परिभ्रमण से वर्ष की अवधि होती है। तो सबसे छोटा वर्ष किस पर आपको बताया? बुध पर। और सबसे बड़ा जो वर्ष होगा ये वरुण पर होता है। खैर आगे बढ़ते हैं।
एक टेम्परेचर को लेकर तापमान से इससे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है और सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है। पहले देखते हैं, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो भी ग्रह, जो भी प्लेनेट सूर्य से दूर होगा, जाहिर सी बात है कि वो ठंडा ग्रह होगा, वो बर्फीला ग्रह होगा। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ठंडा ग्रह, बर्फीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण। वरुण क्या होगा? सबसे बर्फीला ग्रह, बर्फीला, इसकी सतह पर बर्फ पाई जाती है, यानी कि ठंडा ग्रह होगा, ठंडा ग्रह। दूसरा, उसके बाद में इससे यानी कि अधिक तापमान वाला वरुण, फिर शनि का तापमान इससे अधिक होगा, फिर बृहस्पति का, यानी कि जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। तो तापमान फिर बढ़ना चाहिए बुध ग्रह का। बुध में एक लॉजिक है, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र, सबसे अधिक चमकीला ग्रह बुध, ये सॉरी शुक्र ग्रह। तो चमकीला भी और हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स है ना, या कहिए कि सोलर सिस्टम, वो भी शुक्र आएगा, वीनस। क्यों? बुध जो हमारे सूर्य के जो सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है ना, बुध के जो दिन जितने गर्म होते हैं, रातें उतनी ही अधिक ठंडी भी होती हैं। दिन का तापमान अगर यहाँ पर समझिए कि 350 के करीब यहाँ होता है दिन का तापमान। दिन क्या होगा? सूर्य की जो सनलाइट होगी, चूँकि अपनी धुरी पर भी ये घूमते हैं है ना, अपनी धुरी का जो सूर्य के सामने भाग होगा, जैसे एक फुटबॉल को अगर हम टॉर्च के सामने ऐसे घुमाते हैं कि जो भी टॉर्च के सामने उसका पोर्शन होगा वहीं पर दिन होगा, और जो भाग पीछे होगा वहीं पर रात होगी। सूर्य के सामने का जो भी भाग होगा यहाँ तो दिन होगा, और पीछे क्या आ जाएगा? यहाँ पर डार्क हो जाएगी, यहाँ पर पीछे क्या होगा? डार्क, यानी कि ये तो रात होगी, रात का भाग, और ये क्या होगा? जो सूर्य के सामने होगा दिन का भाग होगा। फिर ये घूमकर ऐसे आ जाएगा, रात वाला पोर्शन सूर्य के सामने आ जाएगा, और लास्ट में जो दिन का है वो पीछे चला जाएगा रात का। ऐसे दिन रात चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हर ग्रह रोटेशन करता है। हमारी पृथ्वी भी रोटेट करती है, घूर्णन करती है, घूर्णन के कारण दिन रात। सूर्य के सामने जो भाग रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? दिन, और जो भाग पीछे होगा उसको रात कहा जाएगा। दिन और रात, तो बुध का जो दिन का तापमान है वो हाई रहता है, और रातें बर्फीली होती हैं। यहाँ पर रात का तापमान -170 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है, और दिन का तापमान वहीं लगभग रहता है 375 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। ये एग्जैक्ट नहीं है ना, लगभग में है, ये अनुमानित है। तो बुध का तापमान कितना? 375, या कहिए कि 400 के अप्रोक्स में होता है। और बुध यहाँ पर रातें ठंडी होती है, तो ताप का जो अंतर होता है, डिफरेंस, वो सबसे अधिक बुध का ही पाया जाता है। बुध पर दिन जितने गर्म होते, रातें उतनी ठंडी होती, इसलिए औसत तापमान कम हो जाता है। लेकिन शुक्र में क्या है? शुक्र का जो दिन का तापमान है, रात का भी तापमान इतना ही होता है। यहाँ का औसत तापमान लगभग 475 डिग्री सेंटीग्रेड, या 473 है ना, 475 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान होता है। और इसके वायुमंडल में 96% भाग पर CO2 पाया जाता है। वीनस पर क्या होता है? 96% भाग पर क्या आएगा? CO2। जब यहाँ पर CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें एक रिफ्लेक्शन पावर होती है, यानी कि परावर्तन करने की शक्ति। सूर्य की जो सनलाइट होगी उसको परावर्तित कर देती है। शुक्र पर 96% से अधिक भाग पर लगभग क्या रहता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड के यहाँ पर बादल होते हैं। तो इसकी रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन शक्ति अत्यधिक होती है, इसलिए इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स। तो चमकीला ग्रह कौन सा होगा? शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? शुक्र ग्रह। आपको अभी बताया कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार, जैसे जैसे सूर्य से हमारी दूरी बढ़ेगी, ग्रह की वो जो ग्रह है वो ठंडे होते चले जाएंगे। जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आएंगे तो गर्म होते चले जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि मरकरी सबसे अधिक हॉट होना चाहिए था, लेकिन मरकरी के अलावा सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस सबसे अधिक गर्म होगा। क्यों? यहाँ पर दिन भी गर्म होते हैं, रात भी गर्म होती है। बुध के बारे में और जानकारी, एक तो बुध पर वर्ष की अवधि सबसे कम होती है, 88 डेज की होती है, 88 दिन की होती है। और बुध गर्म ग्रह ना होकर दूसरे नंबर का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। सबसे अधिक गर्म कौन सा होगा? शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र के बारे में देखना, किताबों में लिखा हुआ है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। ट्विन सिस्टर किसे कहा जाएगा? शुक्र को। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र। लेकिन एक चीज़ और भी है शुक्र के बारे में, इसे दिन और रात में अगर कहा जाए, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सुबह का तारा और शाम का तारा,
ये सुबह और शाम भी दिखाई देता है शुक्र को, अगर हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो शुक्र दिखाई देगा, इसलिए हम इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा, हम बुध को भी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। देखना स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए, यहाँ से कुछ हटाना पड़ेगी चीज़ें। ओके ये देखिए आप, तो बुध को हम क्या कहेंगे, सॉरी पहले शुक्र को लिख देते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सुबह का तारा और शाम का तारा। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, सुबह का तारा, शाम का तारा। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा शुक्र, अब हम इसे बुध को भी कहेंगे मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। कुछ किताबों में लिखा हुआ शुक्र के बारे में कि सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को। लेकिन बुध को भी कहते हैं। बुध पर एक वर्ष में 3 बार, ये एक वर्ष में 3 बार सुबह शाम दिखाई देता है, केवल 3 बार। लेकिन जो शुक्र है ये हर रोज दिखाई देता है। तो सुबह का तारा और शाम का तारा किसे हम कहेंगे, बुध को भी और शुक्र को भी। ओके, तो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। इससे पहले कौन सा था, प्लूटो। लेकिन प्लूटो को अब ग्रह नहीं मानते, 2006 में उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, और इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं, आफ्टर वीनस। और इस पर वर्ष की अवधि सबसे कम होती है। उसके बाद दूसरा नंबर शुक्र का। शुक्र ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह होगा। और पृथ्वी की जुड़वा बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि आकार में या देखने में ये पृथ्वी जैसा ही लगता है, इसलिए ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। एक इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। और चमकीला ग्रह या श्वेत ग्रह, वाइटेस्ट या वाइट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, किसको हम कहेंगे, शुक्र को। और शुक्र को उल्टा ग्रह भी कहा जाएगा, उल्टा ग्रह। उल्टा ग्रह क्यों, क्योंकि इसकी जो रोटेशन होती है ये अपनी जो घूर्णन दिशा में, वो घड़ी की दिशा में ही घूमता है, जो घूर्णन गति करता है। जैसे ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट घूमता है, और हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम में। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। यही कारण है कि सूर्य उदय यानी कि मॉर्निंग पूरब में होती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, इन दोनों की क्या विशेषता है, इन्हें उल्टा ग्रह भी कहते हैं, रिवर्स प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। रिवर्स प्लैनेट इसलिए चूंकि इनमें घूर्णन की गति घड़ी की दिशा में होती है। ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं, मोस्टली प्लैनेट्स पश्चिम से पूरब घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन ये ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट। यही कारण है कि इस पर जो मॉर्निंग होती है वो पश्चिम में होती है। सूर्य जो यहाँ पर दिखाई देता है मॉर्निंग में, इसका सूर्य उदय पश्चिम दिशा में होता है, और सूर्य अस्त यानी कि सनसेट वो पूरब दिशा में होता है। फिर से समझिए आप इस चीज़ को। शुक्र और अरुण उल्टा ग्रह, रिवर्स प्लैनेट। क्यों, क्योंकि इनकी घूर्णन की दिशा हमारी पृथ्वी की उल्टी होती है। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब। और ये दो ग्रह कैसे घूमते हैं, अरुण और शुक्र, ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं, पूरब से पश्चिम। इसलिए जब घूमते हुए पश्चिम में आएंगे तो उगता हुआ सूरज पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। हमारे यहाँ पृथ्वी पर कहाँ पर, पूरब दिशा में दिखाई देता है, और शुक्र ग्रह पर पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। इसलिए उल्टा ग्रह कहते हैं, रिवर्स प्लैनेट। तो क्या क्या विशेषता हुई, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, श्वेत ग्रह, चमकीला ग्रह, और एक आ जाएगा उल्टा ग्रह। उल्टा ग्रह चूँकि इस पर घूमने की दिशा उल्टी होती है। इसके वायुमंडल में अधिकांश क्या पाया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा। इसलिए ये परावर्तन भी करता है गैसेज, ये प्रकाश का यानी कि गैसेज का, ये कुछ रिफ्लेक्शन करता है। तीसरा नंबर आ जाएगा फिर पृथ्वी का। पृथ्वी का तो नीला ग्रह ही कहते हैं। दूसरा, पृथ्वी की जो डेंसिटी है, घनत्व वो सबसे अधिक होता है, और इसे नीला ग्रह। और ये हमारी जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्या कहेंगे पृथ्वी को हम, नीला ग्रह। तो नीला ग्रह, और घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा, घनत्व यानी कि एक, अगर हम वो लेते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, एक मिट्टी का टुकड़ा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होती है, तो इसका वजन 5.5 G/cc निकलेगा, है ना। 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर का वजन कितना हो जाएगा, 5.5 ग्राम। और इसे नीला ग्रह इसलिए चूँकि 70 या 71% भाग पर यहाँ जलीय भाग पाया जाता है।
मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह, लाल या गुलाबी ग्रह, गुलाबी है ना, इसे पिंक, क्योंकि इसकी सतह पर सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, सल्फर ऑक्साइड, सॉरी सल्फर नहीं, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और इस पर एक पर्वत भी पाया जाता है जिसका नाम होता है निक्स ओलंपिया। एक पर्वत है यहाँ पर, पर्वत निक्स के नाम से, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। तो मार्स की क्या क्या विशेषता हुई, एक तो इसका जो घनत्व है लगभग हमारी पृथ्वी जितना ही है, और पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह, एनालॉजिकल प्लेनेट ऑफ द अर्थ, जैसे हमारी पृथ्वी दिखाई देती है ऐसे ही है एनालॉजिकल, क्योंकि यहाँ पर दिन रात की अवधि लगभग उतनी है जितनी हमारी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि 24 घंटे यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होती है, और मंगल ग्रह पर भी लगभग उतनी ही है। शुक्र के और मंगल के बारे में एक पॉइंट देखिए, शुक्र को बोलते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, यानी कि क्या हो जाएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्यों, क्योंकि आकार में देखने में शुक्र ग्रह पृथ्वी के जैसा लगता है। और दूसरा, एनालॉजिकल प्लेनेट ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी का सदृश्य ग्रह कौन सा हो जाएगा, मंगल ग्रह। क्यों होगा है, क्योंकि दिन रात की जो अवधि पृथ्वी की होती है 24 घंटे, वही मंगल ग्रह की होती है। और मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं, गुलाबी ग्रह। इस पर एक पर्वत पाया जाता है, हिमालय पर्वत से लगभग 3 गुना ऊंचाई का होता है, नाम क्या हो जाएगा, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया उस पर्वत का नाम होगा। हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8,848, या आप 9 किलोमीटर मान लीजिए आप, है ना, फुल फिगर में, तो 9 या 27 किलोमीटर के लगभग उसकी ऊंचाई है निक्स ओलंपिया। और इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाएगा। यही कारण है कि मंगल ग्रह की जो ज़मीन होगी, मिट्टी होगी, उसका रंग गुलाबी या लाल होता है। इसके 2 उपग्रह भी होते हैं, फेबोस और डेबोस। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, बाकी जो 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं होता। उपग्रह को चंद्रमा भी कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से वो ग्रह हैं जिनके कोई चंद्रमा नहीं है, तो 2, बुध का और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। इट मीन्स बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह सैटेलाइट को ही हम चंद्रमा या मून कहेंगे। हमारी पृथ्वी का एक मून है, एक चंद्रमा है जिसका नाम चंद्रमा ही है। ओके, तो पृथ्वी का हमारे उपग्रह कितना हुआ, 1। मंगल ग्रह के उपग्रह कितने हो जाएंगे, 2, फेबोस और डेबोस। क्या नाम होगा एक का, फेबोस और डेबोस, फेबोस और डेबोस। यहाँ पर जो जल की संभावना के लिए नासा ने जो अपना अभियान भेजा हुआ है। बृहस्पति ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट, बृहस्पति, जुपिटर। एक तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह होगा और इसके चारों ओर वलय पाए जाएंगे। देखना, जो बाद के ग्रह हैं सबके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ 5 वलय पाए जाएंगे बृहस्पति के, और पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह होगा। इसे बृहस्पति को पीला ग्रह भी कम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, येलो, पीला ग्रह, क्योंकि जो इसके चारों ओर वलय पाए जाएंगे या जो इसका वायुमंडल होगा उसमें गैसेज की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए वो पीला दिखाई देगा। और इसके उपग्रह तो वैसे काफ़ी हैं, वैज्ञानिकों में मतभेद हैं कि कितने उपग्रह, कहीं पर 63 भी लिखा हुआ, 73 भी लिखा हुआ है। लेकिन जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह होता है सैटेलाइट, वो होगा यूरोपा, सॉरी गेनीमेडा। इसका एक उपग्रह गेनीमेडा भी, जो सबसे बड़ा भी है। इसके बाद यूरोपा होता है, फिर यूरोपा, मेटिस, गेनीमेडा, यूरोपा, मेटिस, और एक और भी होता है। ये बड़े उपग्रहों के नाम हैं। तो इसका सैटेलाइट कौन सा हो जाएगा, गेनीमेडा, जो सबसे बड़ा ग्रह होगा, और हाँ यूरोपा, ठीक है जी। तो बृहस्पति के चारों ओर वलय भी पाए जाएंगे और इसके सबसे अधिक उपग्रह भी होते हैं। कहीं पर बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, अगर बृहस्पति ऑप्शन में नहीं होगा उपग्रहों के मामले में, तो हम शनि लगाएंगे, फिर शनि यानी कि सैटर्न। तो एक तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा इसे पीला ग्रह भी कहेंगे, इसके सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। गेनीमेडा इसी का एक बड़ा उपग्रह होगा। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह भी सबसे बड़े ग्रह का है ना, यानी कि गेनीमेडा। शनि आइए, शनि को हम क्या कहते हैं, काला ग्रह हो जाएगा, ब्लैक, काला ग्रह। अच्छा, इसका जो उपग्रह होता है टाइटन है ना, मीमांस भी होता है, एक मीमांस, संडास भी होता है, संडास। तो शनि ग्रह ये किसके बाद आएगा, आउटर ग्रह में आ जाएंगे, बृहस्पति के बाद शनि।
अगर बृहस्पति ऑप्शन में नहीं होगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा आ जाएगा ये। अच्छा, आप ये समझ रहे होंगे कि गोल मैंने कैसे किया है। एक यहाँ प्लेट रखी हुई थी, प्लेट से मैंने ऐसे बना दिया ओके। तो शनि को क्या कहेंगे हम, काला ग्रह। दूसरा अरुण को हरा ग्रह, ये हरा ग्रह हो जाएगा। और जैसे जैसे ये सूर्य से दूर होते जाएंगे तो वर्ष की अवधि अधिक होती जाएगी और इनका तापमान भी गिरता जाएगा। और सबसे बाहर का आउटर कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून ग्रह, वरुण ग्रह, बर्फीला ग्रह। इसका होता है एक मिरांडा उपग्रह होगा इसका, मिरांडा। बस ये सबसे बर्फीला ग्रह और सबसे आउटर का हो जाएगा इसकी विशेषता। यम को या प्लूटो को क्यों निकाला गया, देखना 2006 में एक जगह पड़ती है प्राग, यूरोप में एक शहर का नाम है प्राग। यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें लगभग 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। उसमें यह हुआ कि यम ग्रह को यहाँ से निकाला जाए, प्लूटो को। क्यों? क्योंकि ये ड्यूल मोशन करता था, दोहरी गति। ये दोहरी गति इस तरीके से करता था, ये उपग्रह की गति होती है ऐसे। बीच में अगर यहाँ पर हम सन लेते हैं, सन, तो एक ग्रह ये भी होगा, ये इस ग्रह के भी चारों ओर घूमता था और सूर्य के भी चारों ओर। तो ड्यूल मोशन जब होती है, दोहरी गति किसकी विशेषता होगी, उपग्रह की। तो भूगोलविदों ने यह मान्यता एक जारी की कि प्लूटो को हम ग्रह ना मानकर ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब ये नेपच्यून का एक उपग्रह कहलाएगा, एक सैटेलाइट हो जाएगा इसका। तो सबसे अंतिम कौन सा सैटेलाइट हो जाएगा, नेपच्यून। तो एक तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार, दूसरे के तापमान के अनुसार, तीसरा इनका क्या हो जाएगा, एक वर्ष की अवधि के अनुसार, या फिर इन किस के ग्रह हैं, उपग्रह हैं और किसके नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग के होंगे, ये 4 ग्रह। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आया है कि कौन कौन से ग्रह जिनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। वो 5 ग्रह होंगे। कौन कौन से, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और पृथ्वी, इनको देखा जा सकता है। जो अंतिम 3 होंगे, शनि, अरुण, वरुण, इनको नहीं देखा जा सकता, यानी कि इनको हम टेलीस्कोप से, और ये जो दूसरे होते हैं कॉस्मिक रेज ये प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि साइरस डॉग क्या है। तो सूर्य एक प्रकार का क्या तारा, और हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य हो जाएगा। सूर्य के अलावा प्रोक्सिमा सेंचुरी या साइरस डॉग एक प्रकार का तारा होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखिएगा आप, बृहस्पति और मंगल के बीच में कुछ आकाशीय पिंड होते हैं। ये आकाशीय पिंड है ना, जिनकी कोई निश्चित गति नहीं होती, इनको हम क्या कहेंगे, अवांतर ग्रह, या तो अवांतर ग्रह या इसी का नाम हो जाएगा क्षुद्र ग्रह है ना, क्षुद्र ग्रह। और इंग्लिश में एस्ट्रॉइड्स, ASTROIDS, एस्ट्रॉइड्स। क्वेश्चन है एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं और किन की कक्षाओं के बीच में पाए जाएंगे। तो ये पाए जाएंगे मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में होते हैं एस्ट्रॉइड्स, है ना। इन्हीं के चारों ओर भी या जिगजैग ये मोशन करते हैं। इनकी जो गति होगी वो निश्चित नहीं होती। तो अवांतर ग्रह किसके बीच में हुए, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और इसके अलावा एक बृहस्पति या शनि और पृथ्वी के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जो संभावित क्वेश्चन होंगे उन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन भी वीडियो में डाले जाएंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।